सुलोचना की 4 बहुएं अलग अलग धर्म की थी। एक बहू हिंदू धर्म की रुचि, क्रिश्चियन धर्म की अलीना, मुस्लिम धर्म की हयात, पंजाबी धर्म की जसलीन, जो कि काफी अच्छी थी। सुलोचना खुद से बात करते हुए कहती है, मेरे एक भी बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी, अपनी अपनी पसंद की बहुएं ला कर रख दी और चारों बहुएं अलग अलग धर्म की। बस मेरा छोटा वाला बेटा राहुल ही बचा है जिसकी शादी होनी है, लेकिन मैं उसकी शादी किसी दूसरे धर्म की लड़की से नहीं करवाने वाली। मैं अपनी पसंद की लड़की से ही राहुल की शादी करवाऊंगी। मेरे भी अरमान थे कि मैं अपने बेटे की शादी करवाऊं, अपनी पसंद की लड़की से करवाऊं, लेकिन मेरे एक भी बेटे ने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब बस राहुल की शादी में ही मैं अपने अरमानों को पूरा कर सकती हूँ। सुलोचना के ज्यादा अरमान थे कि वो अपने बेटे राहुल की शादी में काफी कुछ अलग अलग करे। और वहीं राहुल एक सिख लड़की हेमा से बहुत प्यार करता है। हेमा राहुल को समझाते हुए बोलती है, राहुल तुम समझ क्यों नहीं रहे? अरे हम दोनों अलग अलग धर्म के हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन शादी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और हम अपने परिवार वालों को निराश करके उनके अरमानों को ठेस पहुंचाकर एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। हमें उनके बारे में भी तो सोचना होगा। उन्होंने आज तक हमारे लिए कितना कुछ किया है, और अब हम ही उनके बारे में नहीं सोचें, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम्हारी सारी बातों से सहमत हूँ मैं, लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे से शादी ही करेंगे ना। देखो, अगर प्यार आसानी से मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कठिनाई आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने प्यार से ही दूर चले जाना चाहिए। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार को मना लूंगा और मुझे यकीन है कि मेरे परिवार वाले भी मान जाएंगे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमें अपने परिवार वालों के बारे में भी सोचना चाहिए। आज तक तो हम अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोच रहे थे ना, लेकिन अब मेरे घर वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मेरी शादी करवाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें जरा से भी ठेस पहुँचे। इसलिए अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम अपने परिवार पर ध्यान दो और मैं अपने परिवार पर ध्यान दूंगी। ये तुम बहुत गलत कह रही हो। मेरे घर में मेरी सारी भाभियां अलग अलग धर्म की हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने परिवार वालों को मना लूंगा, तुम्हारे परिवार वालों को भी मना लूंगा। अगर तुम मेरे साथ छोड़ दोगी तो मैं क्या करूंगा? कम से कम मेरा साथ तो दो ताकि मैं सबको मना पाऊं। देखो, प्यार करना बहुत आसान था, लेकिन प्यार को कामयाब बनाना बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल से ही हमें लड़ना है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम लोग मुश्किल से आराम से लड़ लेंगे। मुझे माफ कर दो, मैं बस अपने बारे में सोचने लग गई थी। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं था। मुझसे दूर जाने की बात से ही तुम इतना घबरा गए थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों अपने परिवार वालों को मनाकर हमेशा साथ ही रहेंगे। देखना, हम जल्दी सबको मना लेंगे। हेमा और राहुल अब दोनों ही अपने परिवार वालों को मनाते हैं और परिवार वालों की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। सुलोचना की 5वीं बहू सिख आ जाती है और सुलोचना के अरमानों पर पानी भी फेर देती है। सुलोचना अपनी बहू से खुश तो थी, लेकिन सुलोचना को कहीं न कहीं बहुत सी बातें खाई जा रही थी। कुछ दिनों बाद पड़ोसन उमा सुलोचना के पास आती है और बोलती है, क्या बात है सुलोचना, आखिरकार आस पड़ोस वाले लोगों की बात सच ही निकल गई। तेरी 5वीं बहू भी अलग धर्म की ही आई। वैसे कुछ भी हो, तूने पता नहीं कितने सपने देखे होंगे अपने बेटों की शादी के लिए, लेकिन तेरे एक भी बेटे की शादी तेरे पसंद की लड़की से नहीं हुई, और बहुएं भी तो अलग अलग धर्म की आई हैं। तो खुश तो है ना अपनी बहुओं के साथ? तू यहाँ मेरी खुशी पूछने आई है या फिर अपनी पार्टी का बंदोबस्त करने के लिए आई है? मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ क्यों आई है, इसलिए ज्यादा घुमा फिरा कर बातें मत कर। जो भी बात है सीधा सीधा बोलना। मैं तो बस ये कहने आई हूँ कि अब तो तेरे 5 बेटों की शादी हो गई है। घर में कोई दावत का तो प्रोग्राम बना। आस पड़ोस के लोग तेरे घर की दावत का इंतजार कर रहे हैं। 5 धर्म की बहू आई हैं। 5 धर्म की बहू अगर खाना बनाएंगी तो अलग अलग व्यंजन खाने को मिलेंगे। बता तो सही, दावत कब रख रही है? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी मर्जी से इस घर में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मुझसे कुछ मत पूछ। अगर तुझे दावत का प्रोग्राम जानना है तो जाकर मेरी 5 बहुओं से पूछ ले। लेकिन मुझे अपनी बहुओं से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं खुश भी नहीं हूँ। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे बेटों ने मेरी नहीं सुनी तो मैं बहू से कैसे शिकायत करूँ? और वैसे भी दावत का तो बिल्कुल भी मन नहीं है।
4 लोग आएंगे, 4 सवाल करेंगे, इससे अच्छा तो कोई दावत ही ना हो। सुलोचना काफी उदास रहने लगी थी। ये सब उसकी 5 बहुएं काफी नोटिस कर रही थी। एक दिन सुलोचना जब अपने कमरे में अकेले बैठी होती है तो सुलोचना की 5 बहुएं उसके पास जाती हैं और रुचि अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या बात है, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ ज्यादा ही उदास लगती हैं। माँ जी कोई बात है तो हमें बताइए ना, हम आपकी बहुएं हैं, भले ही आपके बेटों की पसंद से आई हैं, लेकिन है तो हम सब आपकी बहू ना। अम्मी जान बोलिए ना, कोई परेशानी है तो, कोई मसला है तो हमें बताइए। तुसी चिंता मत करो मम्मी जी, 5 बहुएं हैं आपकी, 5 बहुओं को अपनी शिकायतें बता दो, चुटकियों में आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। बताइए ना मम्मी जी क्या दिक्कत है आपको। यस मॉम, हम आपके साथ हैं। अगर हमें आप बताएंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो देखना गॉड भी आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर देंगे। बताइए ना मॉम, हम आपके साथ हैं। हम आपको कभी भी अपसेट नहीं देख सकते, पर कुछ दिनों से आप अपसेट दिख रही हैं, इसलिए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तुम 5 मेरी परेशानियां हो, तुम 5 अलग अलग धर्म की बहुएं हो और आस पड़ोस के लोग मुझसे दावत मांग रहे हैं। मैं कैसे दावत दे दूं? तुम 5 अपने अपने धर्म का खाना बना दोगी और कोई कुछ बना दे जो लोगों को पसंद ना आए, पूरा बवाल खड़ा हो जाए, तब मैं क्या जवाब दूंगी? इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम 5 से मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं कहीं भी मुंह नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी 5 अलग अलग धर्म की बहुएं आई हैं। अपनी सास की बातें सुनकर 5 बहुएं सुलोचना के कमरे से बाहर आती हैं और सबसे छोटी देवरानी हेमा बाकी 4 से बोलती है, माँ जी बहुत परेशान है। उन्हें यही बात खाए जा रही है कि उनके 5 बेटों की शादियां हो गई और उन्होंने कोई दावत नहीं दी। लोग उनसे दावत मांग रहे हैं, उनसे पार्टी मांग रहे होंगे, लेकिन वो खुश नहीं है तो कैसे दावत दे सकती हैं? लेकिन हम उनकी बहुएं हैं और 5 बहुओं को अपनी सास को खुश करना पड़ेगा, इसलिए हम दावत करेंगे, ठीक है? 5 बहुएं मिलकर आस पड़ोस के लोगों को, नाते रिश्तेदारों को दावत के लिए बुला लेती हैं और अगले दिन जब दावत होती है तो सारी तैयारियां वो खुद ही करती हैं। 5 धर्म की बहुएं अपने अपने धर्म का बेस्ट खाना बनाती हैं जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। सब लोग आ जाते हैं और दावत शुरू हो जाती है। तभी सुलोचना भी बाहर आती है और लोगों को देखती है। वो अपनी बड़ी बहू से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? हमारे घर में दावत हो रही है और मुझे इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? और दावत में तुम लोगों ने क्या बनाया? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मुझे तो डर लग रहा है। अरे सुलोचना, तेरी 5 बहुएं अलग अलग धर्म की हैं और दावत बहुत अच्छी है। मैंने आज तक ऐसी दावत कभी नहीं खाई जैसी तेरे यहाँ खा रही हूँ। अलग अलग जगह का स्वाद, अलग अलग धर्म का स्वाद है और वो भी इतना बढ़िया, सच में दिल खुश हो गया। तू तो बहुत किस्मत वाली है। हर कोई सुलोचना की 5 बहुओं की बहुत तारीफ करता है। ये देखकर सुलोचना को भी बहुत खुशी होती है और इसी के साथ अंत में 5 धर्मों की बहुओं की दावत सफल रहती है और सुलोचना भी खुश हो जाती है। पूर्णिमा अपनी माँ की मौत के दुख में खोई हुई थी। वो घर के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुक गई। घर के सामने नई गाड़ी देखकर पूर्णिमा चौंक गई। वो गाड़ी फूलों से सजी हुई थी। ये नई गाड़ी हमारे घर के सामने आकर क्यों रुक गई? किसकी गाड़ी है ये? तभी पूर्णिमा को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख पहुंचा। गाड़ी में से पूर्णिमा का पिता मोहन नीचे उतरा। मोहन शादी के जोड़े में था और मोहन के बाद एक औरत बाहर आई। पूर्णिमा को समझने में देर नहीं लगी कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। आओ आओ रत्ना, आज से ये घर तुम्हारा है। वाह, बड़ा सुंदर घर है आपका। लेकिन तुमसे सुंदर नहीं है। चलो अंदर चलो। पूर्णिमा रो रही थी लेकिन उसके पिता ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मोहन की नई बीवी रत्ना ने पूर्णिमा को देखा और कमरे के अंदर जाने के बाद उसने मोहन से पूछा, वो घर के बाहर जो लड़की खड़ी है वो कौन है? वो असल में वो मोहन घबरा गया लेकिन तुरंत खुद को संभाल कर कहा, वो मेरे घर की नौकरानी है। बेचारी के माँ बाप मर गए हैं, यहाँ आकर रो रही थी तो मैंने उसे काम पे रख लिया। वाह, कितना बड़ा दिल है आपका। लेकिन वो अभी भी क्यों रो रही है? माँ बाप को याद कर रही है शायद। मैं चाहे जितना भी प्यार दे दूं, माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप कितने अच्छे हो। हाँ हाँ, खैर अब जाओ, मुंह हाथ धो लो। मैं पूर्णिमा को खाना बनाने के लिए कहता हूँ। रत्ना मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में चली गई।
तभी मोहन ने पूर्णिमा को बुलाया। पूर्णिमा, अरे पूर्णिमा, इधर आ, करम जली, इधर आ। पूर्णिमा रोते हुए आई। पापा, आपने फिर से शादी कर ली पापा। चुप, एकदम चुप। आज से तू मुझे पापा कहकर नहीं बुलाएगी। मैं तेरा बाप नहीं हूँ, मुझे तो बेटा चाहिए था, लेकिन तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया। आज से तू इस घर की नौकरानी है, और रत्ना को कुछ भी बताया ना तो मैं तुझे इस घर से तो क्या, इस दुनिया से निकाल दूंगा। हाँ। पूर्णिमा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उसे मोहन की बात चुपचाप माननी पड़ी। उसने अपनी नई सौतेली माँ के लिए खाना बनाया। ये लीजिए मालकिन, खाना बन गया है। अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी खाना बना लिया, गुड गर्ल। अरे रत्ना, ऐसे इतना सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो कुछ दिन बाद ये सर पे चढ़कर नाचेगी। तू जा, अब हम खाना बनाएंगे। पूर्णिमा रसोई में ही सो गई। उसकी माँ को मरे हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। पूर्णिमा अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। स्कूल जाते वक्त वो अपनी माँ को हंसती हुई देखकर गई थी, लेकिन लौटकर उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है और उसका शरीर सफेद चादर से ढका हुआ है। माँ, माँ आपको क्या हुआ? माँ, माँ बात करो। माँ, आपकी तबीयत खराब है क्या? कुछ तो बोलो ना माँ। माँ। पास में ही मोहन बैठा हुआ था। उसने कहा, वो बात नहीं करेगी, वो मर चुकी है। मर चुकी है मतलब? कैसे हुआ ये सब? जाते वक्त तो माँ एकदम ठीक थी। अरे मौत कब और कैसे आ जाए ये कौन बता सकता है। चल हट जा, तेरी माँ को शमशान ले जाना है। पूर्णिमा अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपनी माँ की लाडली बेटी थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। वो अपनी माँ की डेड बॉडी को जोर से पकड़े हुए थे, लेकिन मोहन ने जबरदस्ती पूर्णिमा को वहां से हटा दिया और घर के बाहर फेंक दिया और फिर डेड बॉडी लेकर वहां से चला गया। उसके बाद पूर्णिमा ने और कभी अपनी माँ को नहीं देखा। आज रसोई में सोए हुए पूर्णिमा यही सब सोच रही थी और रो रही थी। माँ, काश मैं उस दिन स्कूल ना गई होती तो आज आप जिंदा होती। मुझे पता है मैं घर पर रहती ना तो मैं आपको बचा लेती, नहीं तो मैं भी आपके साथ चली जाती। माँ, अब कहाँ हो माँ, अब कहाँ हो? इतनी सी उम्र में माँ को खोने का दुख क्या होता है वो सिर्फ उसे ही पता होता है जिसने अपनी माँ को खोया हो। ऊपर से अब पूर्णिमा की नई सौतेली माँ आ चुकी थी। उसे पूर्णिमा बता भी नहीं सकती थी कि असल में वो इस घर की बेटी है। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे मोहन ने रत्ना के मन में भी जहर घोल दिया। रत्ना पहले पहले तो पूर्णिमा के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी पूर्णिमा से दिन रात बस काम करवाने लगी। पूर्णिमा सुबह से उठकर घर का काम करती थी और फिर स्कूल जाती थी। स्कूल से लौटकर रात तक वो फिर से घर का काम करती थी। इसी तरह दिन बीत रहा था। पूर्णिमा को कम से कम स्कूल में तो थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन मोहन को तो बस एक ही चीज से मतलब था, उसे बेटा चाहिए था। कुछ ही दिन में रत्ना गर्भवती हो गई और मोहन ने उससे कहा, सुनो रत्ना, अब से तुम केवल नहाने और बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उठोगी, बाकी समय बिस्तर पर ही रहोगी, समझ गई? अच्छा, और बिस्तर पर मुझे खाना लाकर कौन देगा? क्यों, पूर्णिमा है ना? वो तो स्कूल चली जाती है। हाँ तो नहीं जाएगी स्कूल, वैसे भी पढ़ के क्या ही उखाड़ लेगी। पूर्णिमा, आज से तेरा स्कूल बंद। आज से तू बस रत्ना का ख्याल रखेगी, समझ गई? पूर्णिमा को पढ़ाई लिखाई करने में मजा आता था, लेकिन वो भी उससे छीन लिया गया। वो रत्ना की सेवा करती रही। पूर्णिमा की जिंदगी बर्बाद हो गई। पूर्णिमा, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आ। लाई मालकिन। और हाँ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए रोटी और बैंगन का भरता बनाकर ला। लेकिन मैंने तो दाल चावल बना लिया है मालकिन, आप ही ने तो कहा था दाल चावल बनाने के लिए। हाँ, तब दाल चावल खाने का मन हो रहा था, लेकिन अभी रोटी और बैंगन का भरता खाने का मन हो रहा है। जा लेकर आ। पूर्णिमा, रत्ना जो बोल रही है वो चुपचाप कर, नहीं तो। अभी रोटी और बैंगन भरता लाती हूँ मालकिन। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे 1 कप चाय देकर जाना। ठीक है मालकिन, अभी लाती हूँ चाय। वो पूरा दिन रत्ना और मोहन की फरमाइश सुनती थी और रात को रसोई में सो जाती थी। कभी कभी उसे खाना भी नहीं मिलता था। वो सोए हुए बस अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे लेकर क्यों नहीं गई? माँ, मैं अकेली यहाँ बहुत दुखी हूँ। रत्ना को गर्भवती हुए 8 महीने हो चुके थे। मोहन बेसब्री से उसकी डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बाद रत्ना के पेट में दर्द शुरू हुआ। लेबर पेन की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इधर पूर्णिमा घर संभालने लगी। एक रात पूर्णिमा सोई हुई थी, तभी उसके सपने में उसकी माँ आई। बेटी,
मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ, तेरे पास, तेरे दिल में। बेटी, फिर से एक बड़ा खतरा आने वाला है, तू सतर्क रहना, तुझे होशियारी से काम लेना है। सतर्क रहना बेटी, सतर्क रहना। पूर्णिमा की नींद टूट गई। माँ मुझे सतर्क रहने के लिए क्यों कह रही थी? क्या खतरा आने वाला है? नहीं, मुझे सतर्क रहना ही होगा। अगले ही दिन अस्पताल में रत्ना ने एक लड़की को जन्म दिया और उसे लेकर घर चली आई। रत्ना बहुत खुश थी, लेकिन मोहन गुस्से से लाल हो गया था। फिर से बेटी, लगता है ये रत्ना भी लड़का नहीं पैदा कर सकती, अब इसे भी मारना पड़ेगा। मोहन ने दुकान से मिठाई खरीदी और उसमें जहरीली दवाई मिला दी, लेकिन उसे ये मिलाते हुए पूर्णिमा ने देख लिया। मोहन ने मिठाई का डिब्बा रत्ना को दिया और कहा, ये लो रत्ना, मिठाई लाया हूँ, मेरे यहाँ से जाने के बाद खा लेना। हाँ। मोहन चला गया। रत्ना जैसे ही मिठाई खाने को गई, वैसे ही पूर्णिमा दौड़कर आई और मिठाई फेंक दी। ये क्या किया तूने? आपकी जान बचाई। पूर्णिमा ने अब रत्ना को सब कुछ सच सच बता दिया। क्या तू उनकी बेटी है? तेरी माँ मर गई है, वो मुझे भी मारना चाहते थे। हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, लगता है मेरी माँ को भी पापा ने ऐसे ही मारा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आप और मैं मरने का नाटक करके पड़े रहते हैं और मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख देते हैं। दोनों ने वही किया। कुछ ही मिनट के बाद मोहन वहां आया। मर गए दोनों। हाँ, इसी तरह पूर्णिमा की माँ को भी मारा था मैंने। अब मैं फिर से शादी करूंगा, मुझे बेटा ही चाहिए। तभी पूर्णिमा और रत्ना दोनों उठ गई। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, पुलिस भी आती ही होगी, आपका भांडा फूट गया है। पूर्णिमा की वजह से मोहन पकड़ा गया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पूर्णिमा ने रत्ना को माँ कहकर पुकारा और माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगी।